चार धाम के लिए जो यात्री दुनिया भर से आते हैं, तो वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ, क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए जाएँ? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊँगा पिछले दिनों भी पिछले वर्षों में हम लोगों ने एक स्पेशल कैंपेन चलाया था, जिसमें कि ख़ास करके प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि अगर पर्वतीय क्षेत्रों को देखें तो प्लास्टिक के कारण कई तरह की दिक्कतें उसमें आती हैं, और न केवल पर्वतीय क्षेत्रों में, हर जगह। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कैसे मतलब उसका कम से कम न्यूनतम प्रयोग हो, इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से चलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसमें हम प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड मतलब इज़ वन ऑफ द स्टेट्स, चैम्पियन स्टेट्स मैं कहना चाहूँगा, जिसने कि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया था। जिम कॉर्बेट पार्क की तरफ रुख करता था, लेकिन आपने राजा जी को आकर्षण का केंद्र बनाया, तो ये विज़न कैसे आपके ज़हन में आया? खास करके जब 84 कुटिया जो हमारा इतना पुराना है, जहाँ पे बीटल्स ने आके महर्षि योगी जी के यहाँ पे वो जो इस तरह से साधना और कई सारे वहाँ जो साधना की स्थली थी, उसको हम लोगों ने रिवाइव किया, और रिवाइव करने का मतलब उसका कार्य चल रहा है, और जल्दी ही मतलब उसमें चूँकि उसको हमें न केवल उसको संरक्षित करना है, संरक्षित करते हुए उसके ओरिजिनल स्वरूप को मेंटेन करना है, और ओरिजिनल स्वरूप को मेंटेन करते हुए किस तरह से हमें पर्यटकों को आकर्षित करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यही वजह है कि और इसके अलावा भी राजा जी की जो और बाकी आधारभूत संरचना है उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। देहरादून और मसूरी को रोपवे से जोड़ने की योजना बनाई है, लोग कब इसका आनंद ले पाएंगे और क्या योजना है ये? न केवल देहरादून से मसूरी का रोपवे, उसके अलावा केदारनाथ, हेमकुंड साहब, कई सारे रोपवे, और हमारे पास पहले से भी रोपवे हैं, जैसे मसूरी में, नैनीताल में, इस तरह औली में रोपवे हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है पर्यटकों को आकर्षित करने का, कनेक्टिविटी प्रदान करने का। कुंभ को चुनौती के रूप में ले रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कुंभ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आपको कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल सफल ढंग से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। रॉ एंड रियल में आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु। वन और पर्यावरण की भी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी भी मुख्यमंत्री के लिए क्यों अहम होता है? क्योंकि मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने के लिए ऐसे ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत होती है जो मुख्यमंत्री जी की मंशा और उनके विजन के अनुरूप राज्य के संचालन में मुख्यमंत्री का सहयोग करें। ऐसे ही एक होनहार और काबिल प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु, जिन्होंने धाकड़ धामी की सरकार को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा रखा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के विजन को त्वरित कार्रवाई करते हुए धरातल पर चरितार्थ करते हैं आर.के. सुधांशु। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के रूप में, प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण के रूप में आपने उत्तराखंड को अपनी सेवाएं बहुत लंबे समय से दे रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं आर.के. सुधांशु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु जी, किसी भी मुख्यमंत्री की सफलता उनकी टीम पर निर्भर करती है, और आप उनकी टीम के अर्जुन हैं, प्रमुख सचिव हैं। तो किसी भी मुख्यमंत्री के विज़न को पकड़कर सरकार की लोकप्रियता तक पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है? देखिए, निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन अगर आपके इरादे नेक होते हैं तो चुनौतियों के बावजूद भी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। और इसी नज़रिए से मुख्यमंत्री जी के विज़न को जो साकार करने की जो जिम्मेदारी है, वो हम उसमें पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं। और यही वजह है कि जब आदमी जनता के हित को अगर की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर उसमें कई तरह की चुनौतियाँ भी आती हैं, तो कोई उसमें समस्या नहीं आती है। सुधांशु जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। राजा जी नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर आदमी जिम कॉर्बेट पार्क की तरफ रुख करता था, लेकिन आपने राजा जी को आकर्षण का केंद्र बनाया। तो ये विज़न कैसे आपके ज़हन में आया और क्या-क्या योजना है? देखिए, हमारे पास चूँकि एक तो राजा जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो है कनेक्टिविटी है। अगर सड़क से कनेक्टिविटी की बात देखें तो राजा जी नेशनल पार्क में अब लोग 2 घंटे से, दिल्ली से 2 घंटे, ढाई घंटे में पहुँचने लगेंगे, सवा 2 घंटे में।
दूसरी तरफ चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, ये दोनों से मतलब अगर देखा जाए तो कॉर्बेट से अगर देखा जाए तो यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसको फिर क्यों नहीं इसको एक ऐसे इसको भी इंटरनेशनल उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, ताकि देश विदेश के जो पर्यटक हैं वो राजा जी की ओर भी रुख करें। और यही वजह है कि इसके माध्यम से खास करके जब 84 कुटिया जो हमारा इतना पुराना है, जहाँ पे बीटल्स ने आके महर्षि योगी जी के यहाँ पे वो जो इस तरह से साधना और कई सारे वहाँ जो साधना की स्थली थी, उसको हम लोगों ने रिवाइव किया। और रिवाइव करने का मतलब उसका कार्य चल रहा है और जल्दी ही मतलब उसमें चूँकि उसको हमें न केवल उसको संरक्षित करना है, संरक्षित करते हुए उसके ओरिजिनल स्वरूप को मेंटेन करना है, और ओरिजिनल स्वरूप को मेंटेन करते हुए किस तरह से हमें पर्यटकों को आकर्षित करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यही वजह है कि और इसके अलावा भी राजा जी की जो और बाकी आधारभूत संरचना है उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। वहाँ के गेस्ट हाउसेज जो ठीक हैं उसको हम लोग ठीक करने की कार्रवाई साथ साथ पैरेलली भी कर रहे हैं। तो ये एक निश्चित रूप से उल्लेखनीय एक कदम होगा कि न केवल इसमें राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक की भी हम आकर्षित करने में सफल होंगे। अरे सुधांशु जी, बताइए, जो पर्यटक ख़ासतौर से कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं, उनके पास बजट कम होता है, तो उनके लिए कुछ खास नहीं, देखिए आप देखेंगे कि हमारे कई सारे, अगर आपको मैं अगर कहूँगा कि आप अगर केवल इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि कॉर्बेट में माननीय प्रधानमंत्री जी बार-बार उनका ये होता है कि वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाए। रामनगर को अगर आप देखेंगे तो पहले से वो वेडिंग डेस्टिनेशन है। हाँ, लेकिन इसमें पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किस तरह से उसको साथ में संरक्षित रखना है, उसकी एक समय सीमा है, उसके एक एसओपी है, एसओपी भी उस एसओपी के माध्यम से, और उसमें हर तरह के हैं। आप जो कह रहे हैं कि बजट के भी वहाँ पे है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के भी होटल्स हैं। तो ऐसा नहीं है, और वहाँ पे मतलब अगर देखा जाए कि वो छोटे से लेके बड़े लेवल तक के लोग आते हैं, खूब स्टूडेंट्स वहाँ आते हैं जो स्टूडेंट्स एक मतलब उनकी एक खर्च करने की एक सीमित क्षमता होती है। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हम उसमें किसी तरह के ये नहीं कर रहे हैं कि केवल मतलब कि जिनके पास पैसा है वही हैं, जिनके पास मतलब कम बजट में भी किस तरह से वो वहाँ आके अपना उसको एंजॉय कर सकते हैं, उसमें हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अच्छा, धामी सरकार ने एक योजना जो देहरादून और मसूरी को रोपवे से जोड़ने की योजना बनाई है, उसमें भी वन पर्यावरण की अहम भूमिका है, तो लोग कब इसका आनंद ले पाएंगे और क्या योजना है ये? नहीं, देखिए रोपवे निश्चित रूप से रोपवे योजना भारत में अब काफ़ी तेज़ी से स्पीड अप हो रहा है। न केवल देहरादून से मसूरी का रोपवे, उसके अलावा केदारनाथ, हेमकुंड साहब, कई सारे रोपवे, और हमारे पास पहले से भी रोपवे हैं, जैसे मसूरी में, नैनीताल में, इस तरह औली में रोपवे हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है पर्यटकों को आकर्षित करने का, कनेक्टिविटी प्रदान करने का। इसमें भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हम उसका पूरा ये करते हैं। इसी के क्रम में भारत सरकार ने भी उसमें इस तरह की जो MOEFCC है, MOEFCC ने भी उसको कई सारे एग्जम्पशंस दिए हैं। तो निश्चित, क्योंकि इसका अगर निगेटिव इम्पैक्ट देखा जाए तो बाकी चीज़ों से इसमें जो पर्यावरणीय दृष्टि से कम इम्पैक्ट है, लोड फैक्टर अगर हम कहें तो निश्चित रूप से, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें कार्य शुरू है ही, उसमें हम समय से उसको पूरा कराने की स्थिति में। सुधांशु जी, चार धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं और आपका फोकस 14 तारीख के बाद में चार धाम पर ही है। तो चार धाम के लिए पर्यावरण की दृष्टि से जो यात्री दुनिया भर से आते हैं, तो वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाए? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊंगा, पिछले वर्षों में हम लोगों ने एक स्पेशल कैंपेन चलाया था, जिसमें कि खास करके प्लास्टिक का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि अगर पर्वतीय क्षेत्रों को देखें तो प्लास्टिक के कारण कई तरह की दिक्कतें उसमें आती हैं, और न केवल पर्वतीय क्षेत्रों में, हर जगह। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कैसे मतलब उसका कम से कम न्यूनतम प्रयोग हो, इसके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से चलाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसमें हम प्रभावी कार्रवाई भी करते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड मतलब इज़ वन ऑफ द स्टेट्स, चैम्पियन स्टेट्स मैं कहना चाहूँगा, जिसने कि
केदारनाथ में और बद्रीनाथ में डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया था, जिसमें कहने का मतलब है कि जैसे आपको एक बॉटल अगर पानी का ले जाते हैं तो अगर उसको रिफ़ंड करेंगे तो एक सर्टेन पैसा मिलेगा, क्योंकि ताकि वो बॉटल से जो पॉल्यूशन होना है उसको कम से कम किया जा सके, न्यूनतम। दूसरा, हम उस पे भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हम किस तरह से मतलब हम यहाँ पे चारधाम यात्रा के दृष्टिगत, चूँकि काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, लगभग 50 लाख 55 लाख के करीब पिछले वर्ष देखा गया है कि इस तरह से यात्री आते हैं। तो इसको हमें किस तरह से हमें ये देखिए, जब तक हम लोगों को, टूरिस्ट को अवेयर नहीं कराएंगे, केवल इन्फोर्स करके ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती। हमें अवेयरनेस का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, और दोनों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों तरफ से उसमें कार्रवाई करें। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे, उसके क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मतलब लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपदा हो, रेन की स्थिति हो, पुलिस विभाग हो, सबने अगर देखा जाए तो चारधाम यात्रा के क्रम में अपनी एक एसओपी बनाई हुई है कि अगर इतनी भीड़ आ जाएगी तो कैसे होगा, वैकल्पिक मार्ग क्या होगा, सूचना अगर दी जानी है तो कैसा देना है, हेल्थ कंडीशंस अगर किसी की अगर ख़राब होती है तो उसके लिए किस तरह से होगा, डॉक्टर्स की तैनाती कहाँ पे होगी, कैसे होगी, किस तरह से रोटेशन, चूँकि डिफ़िकल्ट टेरेन है तो किस तरह से रोटेशन बेसिस पे लोगों को लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए चूँकि हम कह सकते हैं कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। की भी तैयारियां चल रही हैं, आप डीएम हरिद्वार भी रहे हैं, ज़मीनी हकीकत जानते हैं, तो कुंभ को चुनौती के रूप में ले रहे हैं या किसी चुनौती के अलावा क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? नहीं, देखिए, अगर जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी अगर इतनी संख्या में, तादाद में लोग, मुझे 3 कांवड़ मेला कराने का अनुभव है, और अगर प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री के अगर दृष्टिगत अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का लगातार इस चीज़ में ये है कि मतलब हम किसी तरह से किसी भी जगह पे हम ढीले ना रहें, और उसके लिए प्रॉपर पहले से प्लानिंग, कि भीड़ अगर आ रही है, कितने स्नान महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण स्नानों को हम किस तरह से सेग्रीगेट कहाँ घाटों पे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले वर्षों में रादर, कि कई किलोमीटर हरिद्वार में घाट ये बने हैं। मैं जब जिलाधिकारी था वहाँ पर 3 कांवड़ मेला भी कराया वहाँ, उसके उस समय बहुत सारी जो आधारभूत संरचना का अभाव था, लेकिन अगर आज के डेट में अगर देखेंगे तो काफ़ी आधारभूत संरचना का वहाँ विकास हुआ है, और लगातार विकास हो रहा है। इस बार भी देखिए, अभी तक जितने भी कुंभ से रिलेटेड वर्क्स हैं वो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं। मैं वित्त में भी, चूँकि प्रमुख सचिव वित्त के दृष्टिगत मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कुंभ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं आपको कि हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल सफल ढंग से कुंभ का आयोजन किया जाएगा। सुधांशु जी, वन विकास निगम को 25 साल पूरे हो गए हैं, तो वन विकास निगम की शुरुआत 80-90 करोड़ के रेवेन्यू से शुरू हुई और अब लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू है। तो वन विकास निगम की सफलता को कितनी सफलता मानते हैं आप? देखिए, अगर हम आश्वस्त हो जाएं कि जितना है वो काफ़ी है, तो फिर हमारी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे, मतलब हमें संतुष्टि हो जाएगी कि नहीं है। लेकिन क्या है कि अभी भी जिस राज्य में 70% फॉरेस्ट हो, तो निश्चित रूप से मैं तब तक ये नहीं संतुष्ट हो सकता हूँ जब तक कि 1100 करोड़ अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो तब तक उसमें लगा रहूँगा कि रोज़ एक नया दिन होता है, उसके दृष्टिगत किस तरह से वानिकी को हम किस तरह से आर्थिकी में बदल सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बिना इकोलॉजिकल डैमेजेस के, और उसको खास करके संरक्षित रखते हुए हम किस तरह से उसका इष्टतम उपयोग कर सकते हैं, ये वन निगम का हमारा उद्देश्य है, मोटो है। अभी 1100 करोड़ है, लेकिन हम लोग लगातार
इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, नए क्षेत्र जैसे लॉगिंग के लिए किस तरह से हम नए क्षेत्रों का ये कर सकते हैं। जो एनुअल वर्किंग प्लान है उसमें हम कई जैसे तराई क्षेत्रों में कॉमर्शियल प्लांटेशन की बात थी जो कि बीच में रुक गया था, उसको हम किस तरह से और राज्य की आर्थिकी में उसके लिए सही कर सकते हैं। नए नए जो एरियाज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उसको हम किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टूरिज़्म का एक सेक्टर जो इको टूरिज़्म है, कि जैसे इको टूरिज़्म वन निगम के माध्यम से हम इसको किस तरह से अभी एमडी को हम लोगों ने प्रबंध निदेशक के साथ हमारी चर्चा हुई है और हमने कहा है कि हमें एक नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करना होगा, नए सेक्टर को एक्सप्लोर करना होगा जिससे कि न केवल रोजगार लोगों को मिल सके। और इसके साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने एक और निर्णय लिया है जिसमें ये कहा है कि कोई भी अगर इको डेवलपमेंट के लिए अगर कोई साइट डेवलप होता है फॉरेस्ट में या फॉरेस्ट अलाइक जगह पे, तो उसके लिए जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो उसका लगभग 80% रेवेन्यू जो है वो उस ईडीसी को जाएगा, मतलब समुदाय को जाएगा। केवल उसका 20% हिस्सा ही वो राज्य सरकार का स्टेट के ट्रेजरी में जाएगा, स्टेट एक्सचेकर में जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य होगा जिसमें कि इस तरह की जियो हम लोगों ने जारी किया है। और हम आशान्वित हैं कि अगर हम प्रत्येक जनपद में इस तरह से 4-4, 5-5 भी अगर साइट इको टूरिज़्म के लिए साइट अगर डेवलप कर लिए और ईडीसी इसमें जागरूक होकर, वो चूँकि उनका प्रबंधन भी उन्हीं के माध्यम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें केवल या वन निगम के माध्यम से अगर करेंगे तो वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेंगे। तो एक तरह से वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और साथ में राज्य की आर्थिकी में विकास भी होगा और लोग वहाँ जहाँ वो क्षेत्र होगा वहीं के लोगों के माध्यम से उनकी भी आर्थिकी मजबूत की जाएगी। सर, अगर हम सरकार और सिस्टम के नज़रिए से देखें, प्रमुख सचिव वित्त या वित्त विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, लेकिन आम जनता वित्त विभाग को समझ नहीं पाती है। वित्त विभाग का काम क्या होता है, आम जनता के नज़रिए से बताइए। नहीं, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है। इसके 2 चीज़ें होती हैं मेन। एक तो राज्य को एक तो रेवेन्यू कैसे आ रहा है, दूसरा उसका रेवेन्यू जो आ रहा है उसको एक्सपेंडिचर कैसे किया जा रहा है, और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में किस तरह से बैलेंस किया जाता है, यही वित्त विभाग का काम होता है। जैसे हमें राजस्व प्राप्ति मतलब भारत सरकार के शेयर से जो टैक्सेस होता है उससे होती है, फिर हम एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके माध्यम से होता है, सीएसएस के माध्यम से मिलता है, जो हम टैक्स लेवी करते हैं उसमें होता है, उसमें भी रेवेन्यू हेड है, कैपिटल हेड है, उस तरह से चीज़ें होती हैं। हाँ, लेकिन हमें उसमें कई सारी चीज़ों को ताकि अगर हमें मान लिया कि अगर आगे स्पीड अप करना है तो कैपिटल में हम कितना खर्च कर सकते हैं, कैपिटल हेड में, ये सारी चीज़ें वित्त विभाग का काम है। चूँकि ये थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हम टैक्स भी बहुत ज़्यादा लेवी नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इस तरह का बैलेंस मेंटेन करना होता है ताकि राज्य की आर्थिकी उस पर काम कर सके। सर, आम जनता के नज़रिए से हम बात करें, कुछ पर्सनल सवाल, कि आम जनता समझती है कि जो प्रमुख सचिव हैं ये 24 घंटे काम करते हैं, इनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी नहीं होती। क्या आप अपने परिवार को, अपने आप को वक्त दे पाते हैं? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि एक वरिष्ठ स्तर पे जाने पे वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि चूँकि राज्य सरकार के साथ काम करते या भारत सरकार के साथ काम करने में कई बार ऐसी दिक्कतें होती हैं कि कई बार आपका समय ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि पहले से आप टिकट कटा के रखते हो, छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो और कई बार लास्ट मोमेंट पे इस तरह का इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, और ख़ास करके जब आप मतलब कोई ऐसे ओहदे पे हो कि जिसमें कि काम रुक नहीं सकता है, जैसे कई बार वीवीआईपी विजिट होती है चीज़ें, तो वो फिर रुक नहीं सकती हैं। उसी तरह से और भी जैसे फाइनेंस का ही आपने बात कहा कि फाइनेंस की बात है, अगर सैलरी किसी को मिलना है कि 31 के पहले अगर वो रिलीज होना है तो होना है। उसी तरह से और भी इस तरह के कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है जब आप हैंडल करते रहते हैं, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन मतलब इसी एक ये तो तथ्य है कि वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कोशिश करते हैं तो वो उसमें मतलब
चूँकि आपका काम महत्वपूर्ण है हमेशा, तो निश्चित रूप से कई सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं, बट फैमिली लाइफ मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप मतलब डिसिप्लिन है, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आमतौर पे बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार में नौकरशाही हावी है, नौकरशाही के शिकंजे में सरकार है, नौकरशाही के शिकंजे में मंत्री हैं। तो ये जो एक विचार उत्पन्न होता है, ये इस विचार से आप अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं देखिए, अगर मान लिया कि जैसे आज के डेट में मूल में क्या होना चाहिए, मूल में पब्लिक होना चाहिए। अगर पब्लिक का कोई भी रूल ऐसा है, वो इसलिए होता है कि रूल बाउंड होने के कारण कहते हैं कि पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, फिर या कि लोग बताते हैं कि इस रूल के कारण ऐसा हो रहा है। तो आखिर अगर मान लिया कि पब्लिक का इंटरेस्ट है, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि हावी, या इस तरह से जो बात की रूल के कारण की कह रहे हैं कि हावी है, ऐसी स्थिति में उस रूल को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। मानिए मतलब मैं तो कहूँगा कि विधायिका का काम ही होता है वो कि हम नई पॉलिसीज़ बनाना, नया ये करना, तो कानून बनाना, तो मतलब और हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो वो मतलब अगर चीज़ें अगर हमें डायरेक्शंस के साथ होती हैं, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं। सर, आपने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ब्यूरोक्रेसी को दिया है, सिस्टम को दिया है। तो इस बहुत लंबे तजुर्बे के बाद में मैं आपसे जानना कि ये जो भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल आमतौर पे अखबारों में लोग इस्तेमाल करते हैं कि भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार होता क्या है? देखिए, अगर किसी काम करने के बहाने अगर कोई अगर कह रहा है कि हम काम तभी करेंगे जबकि हमें कुछ उसका उसका कुछ लाभ मिले, तो आपने देखा होगा कि हमारे पास कई सारे टूल्स होते हैं, और ख़ास करके आज के डेट में टेक्नोलॉजी है, विजिलेंस है। आपको मैंने देखा कि हर सिस्टम में इस तरह की चीज़ें हैं कि गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर आप पारदर्शी ढंग से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, विजिलेंस का इस्तेमाल करते हुए अगर कार्रवाई करते हैं, तो उस पे नियंत्रण किया जा सकता है। सर, आप प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, यानी कि आपको चप्पे-चप्पे पे नज़र रखनी होती है, आपको सतर्क रहना होता है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए आज के दौर में? देखिए, इसमें आज के डेट में या पहले भी कोई डिनाई ही नहीं कर सकता है कि मीडिया का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के भी संज्ञान में नहीं आती है, और लेकिन हमें मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें चलती हैं। हाँ, जब मीडिया के माध्यम से बातें चलती हैं, तो कई बार उसमें अब चूँकि वो उसमें ह्यूमन एंगल होता है, कुछ चीज़ों को दूसरे रंग कलेवर देते हुए कभी-कभी चीज़ें की जाती है, जिससे कि किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया जाता है। तो वो एक चीज़ें चलती रहती हैं, ये कि ये इवोल्यूशन जो होता है। लेकिन मीडिया के जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात अगर कहेंगे, तो वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमें उसमें से देखना होता है कि किसमें हमारे पास पूरा मैकेनिज़्म होता है, जिससे कि हमें भी पता चलता है कि मीडिया जो कह रही है, वो उसमें उसमें मतलब कि हमें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, वो फिर हम उस तरह से कार्रवाई करते हैं। तो जो बच्चे ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में, सरकारी सिस्टम में आना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? डिसिप्लिन, मैं कहूँगा कि कहते हैं ना कि नियम छोड़कर क्या चल सकता है, अखिल विश्व व्यापार, व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का है अनुशासन आधार। अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप सुबह में मान लिया कि अगर जैसे कहते हैं ना कि आपने एक टाइम फ्रेम बना लिया कि हाँ भाई, मुझे सुबह के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हमें पढ़ाई करनी है फर्स्ट ईयर में, और अगर आप लगातार ये करते हो, तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो मैं तो सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। अगर पत्थर सिल पे कह रहे हैं कि रस्सी के आते जाते पत्थर भी कट जाता है, घिस जाता है। तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 10,000 आवर्स का एक प्रिंसिपल्स है कि अगर आप किसी भी सेक्टर में 10,000 आवर्स अगर आप देते हो, तो मतलब आप उसमें सफल हो गए ही होगे। आप एक बार फेल करोगे, 2 बार फेल करोगे, तीसरी बार नहीं फेल करोगे। अगर कहते हैं ना कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, अगर आप कैसे हाँ, लेकिन आप फेल कर रहे हो और आप अपना उसका मतलब कहते हैं ना कि अवलोकन, पुनरावलोकन नहीं कर रहे हो कि हम आखिर फेल किए तो क्यों किए। जैसे ही अगर आप देखोगे कोई भी टारगेट आपने सेट किया और अगर उसके बाद
उसके बाद आपने देखा कि अरे इस बार हम फेल कर गए तो क्यों फेल किए, और उसको अगर रेक्टिफाई नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करोगे तो फिर तो तब नहीं होगा। तो डिसिप्लिन के साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि हम आज कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, टारगेट सेट करना होगा और उसके हिसाब से हमें उसमें एक सर्टेन लेवल का उसमें इनपुट भी देना पड़ेगा। सर, आज के दौर में एआई का दौर है, स्मार्टफोन का दौर है, लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दी हैं। जब आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट हुए तो सिविल सर्विस में वही आता है जो पढ़ता है। पढ़ना कितना ज़रूरी है, किताबें कितना ज़रूरी हैं? नहीं देखिए, टेक्नोलॉजी का हमेशा से मतलब इस्तेमाल होना चाहिए, मेरा तो मानना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आप बताना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने देखा कि बड़े से बड़ा कार्य अगर आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें करके वो दे देता है। लेकिन हाँ, जो थिंकिंग प्रोसेस है, अगर आज के डेट में देखता हूँ कि कई बच्चों को देखता हूँ कि छोटा भी जोड़ घटाव करना होता है तो वो कैलकुलेटर पे का सहारा लेते हैं। हम लोगों के समय ऐसा नहीं था। हम लोग जो जो मतलब 40 तक का मुझे अभी भी याद है कि वो लोग स्कूल में उस याद कराया जाता था कि पहाड़ा किस तरह से टेबल्स जो होते हैं उसको हम कैसे याद रखते हैं, और उसके कारण क्या होता था कि बहुत आसानी से मैथ्स के आसान वो सवालों को वो हम लोग आसानी से कर लेते थे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकता है, लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके लिए मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फिज़िकली भी आपको वो करने की ज़रूरत है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, अगर टेक्नोलॉजी से आप सीख सकते हो, फुटबॉल के अगर प्लेयर हो या क्रिकेट के प्लेयर हो, तो वो आपको तकनीक बता सकता है कि अगर ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए था, बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते थे, या बेस्ट शॉट किस तरह से लगाया जा सकता था, या और भी कई तरह की चीज़ें बता सकता है। लेकिन उसको तो खेलने के लिए तो फिज़िकल खेलना पड़ेगा ना। तो सुना है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने लिए भी वक्त निकाल पाने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। एक ब्यूरोक्रेट को अपने लिए वक्त निकालने में जो दिक्कत होती है, तो उस टाइम ब्यूरोक्रेट और ह्यूमन इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। तो आपका जो ब्यूरोक्रेट और आपका ह्यूमन, इनकी लड़ाई कैसे होती है और कैसे उससे निकलते हैं आप? नहीं, जैसे मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं इसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने ये कहा, अब ये मेरा मानना हो सकता है, मैं जल्दी चूँकि उठता हूँ, मैं सुबह में अपना दिनचर्या ये करके मैं अपना काम भी कर लेता हूँ, फिज़िकल अपना जो हमारा जो ये होता है, तो मैंने कहा ना कि वर्क लाइफ़ बैलेंस एक बनाने की ज़रूरत है। वो आप कैसे सेट करते हो, और सेट करोगे तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होगे। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट होने के नाते और एक पोएट्री सोच के व्यक्ति होते हैं, तो वो बहुत संवेदनशील होते हैं। तो पोएट्री में शौक रखने वाले लोगों का ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से आम लोगों के बीच में आप तालमेल बिठा पाते हैं? नहीं देखिए, होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्पैथी एक शब्द है। अगर आप सिविल सर्वेंट को सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि वो एम्पैथी उसमें होनी चाहिए। एम्पैथी का मतलब हुआ कि दूसरा अगला आदमी अगर आपके पास आ रहा है तो बिना किसी कारण के नहीं आ रहा है। वो आ रहा है तो अपनी समस्या के कारण आ रहा है। आपको वो उसके लिए आपको एक संजीदगी होनी चाहिए, एक लेवल की संजीदगी होनी चाहिए कि अब अगर आप उसकी समस्या को पहले अगर सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से, और वो आप मतलब तभी तो आप सिविल सर्वेंट हैं। तो निश्चित रूप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर सॉल्व तभी तो वो आप, मैंने कहा ना कि सिविल सर्वेंट हो, अदरवाइज वो आपके पास क्यों आएगा? आपको आपको मतलब गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी प्रदान की है। तो उस अथॉरिटी के लिए अगर आप उस अथॉरिटी का सही डायरेक्शन में प्रयोग नहीं होगा तो फिर आप सफल सिविल सर्वेंट नहीं माने जा सकते। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, 24 घंटे में ऐसा कोई वक्त आता है जब आप शहर में आम आदमी बनकर घूमते हो और आम आदमी के रूप में एंजॉय करते हो? हाँ, बिल्कुल। मैं जनरली कई बार ऐसा होता है कि मुझे ड्राइविंग पसंद है। मैं सैटरडे को या संडे को जब होता है, मैं अपने ड्राइवर, और जबकि हम लोग सिक्योरिटी सबको मना कर देता हूँ कि नहीं,
मैं खुद से जाऊँगा और मैं 10, 20, 25, 50 किलोमीटर मैं खुद से ड्राइव करता हूँ और ड्राइव करके ताकि हमें भी उससे कई चीज़ें पता चलती हैं। पता ये चलती हैं कि लोगों को किस तरह की समस्या फेस करना पड़ रहा है। कहीं ट्रैफ़िक जैम की समस्या हो रही है तो कि इसका क्या उपाय हो सकता है। इस तरह से मतलब लॉ एंड ऑर्डर की कहीं कोई स्थिति तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी तो नहीं है। इसी तरह से मैं जिस भी चीज़ में अगर आप जाएँ, हॉस्पिटल में जाएँ, अगर आप मान लिया कि अकेले जाते हैं तो उसमें कम से कम आपको पता चलता है कि हाँ भाई, कि लोगों को किस तरह से सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, डॉक्टर्स कितने अगर हैं तो वहाँ पे हैं, नहीं हैं, वो उनकी जो जो मतलब जो चीज़ें हैं, उनको जो कार्य के लिए जो जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो आधा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ चाहिए, वो उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। मतलब आप एक कहते हैं ना कि चीज़ों को आप करीब से तभी देख पाओगे जबकि आप खुद से वहाँ जाके देखोगे। सुधांशु जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। आप थे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के सुधांशु जी। जिस राज्य में मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव इतना संवेदनशील हो कि वो आम आदमी के रूप में खुद अपनी गाड़ी लेकर लोगों के बीच में सिर्फ ये जानने के लिए जाता है कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, अस्पताल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और अपनी पोइट्री को भी ज़िंदा रखते हैं और अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस जिम्मेदारी को भी मानते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट हैं तो स्टेट के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी ड्यूटी है, उसे भी निभाना है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। तो लिहाजा एक ह्यूमन और एक ब्यूरोक्रेट के बीच में बैलेंस बनाकर किस तरीके से जिया जाता है, आर के सुधांशु उसकी एक बड़ी मिसाल हैं। और आपने वन पर्यावरण के क्षेत्र में जो बुनियादी काम किए हैं वो देखते ही बनते हैं। और किस तरीके से चार धाम की यात्रा और कुंभ के दौरान आपने एनवायरनमेंट को साफ रखने की ठोस योजना बनाई है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव पूरी तरीके से तैयार हैं मानव सेवा के लिए। लेकिन जिम्मेदारी हम सबकी है कि कुंभ के दौरान, चार धाम के दौरान पूरे प्रदेश को हम स्वच्छ रखें, वन पर्यावरण के क्षेत्र में अपना योगदान दें। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।